गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 7 जुलाई 2026 है और आज मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ किताब ईगो इज़ द एनिमी का नेक्स्ट नया चैप्टर। ईगो इज़ द एनिमी, इसका जो खंड एक है उसका आकांक्षा नाम का एक लेसन है, वो मैं पढ़ रही हूँ। आकांक्षा यह एक ऐसी अवस्था है जब हम कोई लक्ष्य या उपलब्धि हासिल करने का मन बनाते हैं, कोई कार्य करने का निर्णय लेते हैं। हमारे पास एक लक्ष्य होता है, एक बुलाहट होती है, यह एक नई शुरुआत है। हर महान यात्रा यहीं से शुरू होती है। फिर भी हम में से बहुत से लोग अपने द्वारा चाही गई मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते हैं। अक्सर हमारा ईगो ही हमारा दुश्मन बन जाता है। हम अपने आप को काल्पनिक कहानियों से घेर लेते हैं। हम दिखावा करने लगते हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया है। हम अपनी कल्पना के दीपक को संपूर्ण ऊर्जा के साथ खूब चमक और गर्माहट के साथ जलने देते हैं, जब तक कि वह ईंधन की कमी से बुझ न जाए। और हमारे पास इस बारे में कोई स्पष्ट समझ नहीं होती है कि ऐसा क्यों होता है। ये सभी ईगो के लक्षण हैं, जिसका इलाज विनम्रता और सच्चाई के द्वारा संभव है। आप चाहे किसी भी चीज़ या लक्ष्य की आकांक्षा रखते हो, आपका ईगो ही है जो उस लक्ष्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। न्यू पेज। वे कहते हैं कि वह एक इतना साहसी सर्जन है जिसका हाथ तब भी नहीं कांपता है जब वह अपने किसी परिजन का ऑपरेशन कर रहा होता है, और वह अक्सर तब भी उतना ही साहसी होता है जब वह अपने आत्मभ्रम के रहस्यमय पर्दे को खींचने में संकोच नहीं करता है, जो उसके दृष्टिकोण से उसके खुद के आचरण की विकृतियों को ढकने का काम करता है। एडम स्मिथ। लगभग 374 ईसा पूर्व के आसपास एथेंस के सबसे प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक आइसोक्रेट्स, जो उस समय के सबसे महान वक्ता भी थे, ने डेमोनिकस नाम के एक युवक को एक पत्र लिखा। आइसोक्रेट्स उस लड़के के पिता के मित्र रहे थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। वह अपने अजीज मित्र के बेटे को कुछ सलाह देना चाहते थे जिससे वह अपने पिता के रास्ते का सही तरह से अनुसरण कर सके। उनकी सलाह व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ नैतिकता से भी परिपूर्ण थी। उनके बीच जो भी संवाद हुआ था उसे आइसोक्रेट्स ने महान सूत्रवाक्य की संज्ञा दी थी। जैसा कि उन्होंने कहा था, वे आने वाले वर्षों के लिए उपदेश थे। हम में से कई लोगों की तरह डेमोनिकस भी एक महत्वाकांक्षी युवक था। यही वजह थी कि जिसके कारण आइसोक्रेट्स ने उसे पत्र लिखा था, क्योंकि महत्वाकांक्षा का मार्ग खतरनाक हो सकता है। आइसोक्रेट्स ने संवाद को इस बात के साथ शुरू किया कि संसार में ऐसा कोई भी श्रृंगार नहीं है जो आपको विनम्रता, न्याय और आत्मसंयम से ज़्यादा सुंदरता प्रदान कर सकता हो, क्योंकि ये वे सद्गुण हैं जिनके द्वारा, जैसा कि सभी पुरुष सहमत हैं, युवाओं के चरित्र को अनुशासनबद्ध किया जा सकता है। उन्होंने उस युवक से कहा कि आत्मसंयम का अभ्यास करिए, और उन्होंने डेमोनिकस को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि कभी भी अपने आप को क्रोध, आनंद और पीड़ा के प्रभाव में मत आने देना, और चापलूसी करने वालों से उसी तरह घृणा करना जैसे तुम छल करने वालों से करते हो। इन दोनों तरह के लोगों पर यदि भरोसा किया जाता है तो वे लोग उन पर भरोसा करने वाले व्यक्तियों को ही सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। उन्होंने डेमोनिकस से कहा था कि जो भी लोग तुमसे मिलने आते हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार करो और कभी अभिमान मत करो। अभिमानी व्यक्ति के घमंड को दास भी बहुत मुश्किल से सहन कर पाते हैं। और विचार विमर्श में धीमे रहो, लेकिन अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमेशा तत्पर रहो। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे पास हो सकती है वह है अच्छा निर्णय लेने की योग्यता। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, अपनी बुद्धि को लगातार प्रशिक्षित करते रहो। मानव शरीर में एक स्वस्थ दिमाग उसी तरह महत्वपूर्ण होता है जिस तरह से एक छोटे से कंपास में मौजूद सही दिशा का मार्गदर्शन करने की उसकी क्षमता। उपरोक्त सलाह में से कुछ बातें आपको परिचित लग सकती हैं, क्योंकि इन उपदेशों ने अगले 2000 वर्षों में विलियम शेक्सपियर तक अपना रास्ता बना लिया था, जो अपने साहित्यिक लेखन के माध्यम से ईगो के बारे में अक्सर चेतावनी देते हैं।
दरअसल अपने नाटक हेमलेट में अपने आदर्श वाक्य के रूप में वे ठीक इसी पत्र के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शेक्सपियर के नाटक का एक पात्र पोलोनियस अपने पुत्र लार्टेस को आइसोक्रेट्स के उन्हीं शब्दों में भाषण देता है। उस भाषण को यदि आपने सुना है तो इस छोटे से छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। एक चीज जो सबसे ऊपर हो, अपने खुद के प्रति ईमानदार रहो और इसका उसी तरह अनुसरण करो जैसे रात करती है दिन का, तब तुम किसी इंसान को कभी धोखा न दोगे। अलविदा, मेरी दुआएं तुम्हें हमेशा ही बनाएं। बहरहाल शेक्सपियर के शब्दों ने भी विलियम टेकुम सह शेरमैन नामक एक युवा अमेरिकी सैन्य अधिकारी तक अपना रास्ता बना लिया था। एक ऐसा सैन्य कर्मी जो आगे चलकर शायद अमेरिका का सबसे महान जनरल और रणनीतिक विचारक बनने वाला था। उन्होंने भले ही आइसोक्रेट्स के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उन्हें शेक्सपियर का यह नाटक बहुत पसंद था और वे अपने सभी भाषणों में इसी उदाहरण का बार बार उल्लेख किया करते थे। डेमोनिकस की ही तरह शर्मन के पिता की मृत्यु भी तभी हो गई थी जब वह बहुत छोटे थे। डेमोनिकस की ही तरह उन्हें भी एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति की छत्र छाया मिल गई थी। इस मामले में वह व्यक्ति थॉमस इविंग थे, जो जल्द ही अमेरिका के एक सीनेटर बनने वाले थे और वे शर्मन के पिता के गहरे मित्र भी रहे थे। उन्होंने उस युवा लड़के को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे अपने खुद के बच्चे की तरह पाला। शर्मन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उनके धर्मपिता के समाज में प्रभावशाली स्थान के बावजूद उनके भविष्य के बारे में लगभग किसी ने भी सामान्य उपलब्धियों से अधिक की भविष्यवाणी नहीं की होगी। कम से कम एक दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करने से इनकार करने के उनके अभूतपूर्व निर्णय की उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की होगी। शर्मन की प्रगति धीमी और सिलसिलेवार थी, नेपोलियन के बिल्कुल विपरीत, जो परिदृश्य पर अचानक एक चमकदार सितारे की तरह प्रकट होता है और उतनी ही तेजी से असफलता के अंधेरे में गायब हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्ष वेस्ट पॉइंट सैन्य अकादमी और फिर सेना में बिताए। अपनी सेवा के शुरुआत के कुछ वर्षों के दौरान शर्मन ने घोड़े की पीठ पर सवार होकर लगभग पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और अपनी प्रत्येक पोस्टिंग के साथ धीरे धीरे सीखते रहे एवं अपनी बुद्धिमत्ता का विस्तार करते रहे। जैसे ही गृह युद्ध का प्रचंड विस्फोट हुआ, शर्मन स्वेच्छा से अपनी सेवा प्रदान करने के लिए पूर्व की ओर चले गए और जल्द ही उन्हें बुल रन की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया, जिसमें निसंदेह संघ को एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा था। शर्मन को नेतृत्व के लिए योग्य लोगों की भारी कमी का लाभ मिल गया और उन्हें ब्रिगेडियर जनरल के रूप में पदोन्नत कर दिया गया और इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति लिंकन और उनके शीर्ष सैन्य सलाहकार से मिलने के लिए बुलाया गया। कई मौकों पर शर्मन को स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति के साथ रणनीति और योजना बनाने का अवसर मिला था, लेकिन अपनी यात्रा के अंत में राष्ट्रपति से उन्होंने एक अजीब अनुरोध किया। वे अपनी नई पदोन्नति केवल इस आश्वासन के साथ स्वीकार करेंगे कि उसको स्वीकार करने के बाद भी उन्हें उच्च कमान संभालने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या लिंकन उनकी इस शर्त पर सहमत होने के लिए अपना वचन देने को तैयार हो गए, यह जानते हुए भी कि अन्य सभी जनरल जितना संभव हो उतना उच्च पद और अधिक से अधिक शक्ति की मांग करते हैं? लिंकन शर्मन की इस शर्त के लिए खुशी खुशी सहमत हो गए। इस समय शर्मन ने नंबर 2 की हैसियत से काम करने में अधिक सहज महसूस किया था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी खुद की क्षमताओं का यह एक उचित सम्मान था और उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह भूमिका उनके लिए सबसे उपयुक्त थी। कल्पना कीजिए कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने जिम्मेदारियों में आगे बढ़ने का मौका इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वह वास्तव में उनके लिए तैयार होना चाहता था। क्या यह सच में इतनी पागलपंती वाली बात है? ऐसा नहीं है कि शर्मन हमेशा से ही संयम और वरीयता क्रम का पालन करने वाले एक आदर्श व्यक्ति थे। इस युद्ध की शुरुआत में अपर्याप्त सैनिकों के साथ उन्हें केंट की राज्य की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। उस समय उनकी सनक और खुद पर शक करने की प्रवृत्ति ने एक साथ जुड़कर विकराल रूप धारण कर लिया था। अपर्याप्त आपूर्ति के बारे में चीख पुकार करते हुए अपनी ही कल्पना से बाहर निकलने में असमर्थ दुश्मन की गतिविधियों से घबराकर वे फूट पड़े और कई अखबारों के पत्रकारों के सामने अविवेकपूर्ण बातें बोल दी। इसके फलस्वरूप होने वाले विवाद के कारण उन्हें अस्थायी रूप से उनकी कमान से वापस बुला लिया गया। उन्हें ठीक होने के लिए हफ्तों तक आराम करना पड़ा था। यह समय उनके करियर में हुई लगातार प्रगति के बीच आए हुए सबसे विनाशकारी पलों में से एक था।
इस संक्षिप्त झटके के बाद इस परिघटना से सबक लेते हुए आगे चलकर उन्हीं शर्मन ने वास्तव में अपनी गहरी छाप छोड़ी। उदाहरण के लिए फोर्ट डोनाल्डसन की घेराबंदी के समय शर्मन तकनीकी रूप से जनरल यूलिसिस एस ग्रांट से वरिष्ठ थे। जब लिंकन के बाकी जनरल व्यक्तिगत शक्ति और मान्यता हासिल करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय शर्मन ने अपनी रैंक के वरीयता क्रम को त्याग दिया। उन्होंने ग्रांट को आदेश देने के बजाय उनका उत्साहपूर्वक समर्थन करने और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए हर संभव योगदान करने का रास्ता अख्तियार किया था। शर्मन ने सैनिकों के लिए भेजी जाने वाली खाद्य आपूर्ति के शिपमेंट के साथ ग्रांट को एक नोट भेजा था, जिसमें लिखा था, यह आपका शो है और मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो आप निसंकोच मुझसे बोल सकते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उन दोनों ने साथ में मिलकर एक युद्ध में जीत भी हासिल की थी, जो संघ को मिलने वाली शुरुआती जीतों में से एक थी। अपनी सफलताओं में इजाफा करते हुए शर्मन ने समुद्र की ओर की गई अपने प्रसिद्ध चढ़ाई की वकालत करना शुरू कर दिया। रणनीतिक रूप से वह एक साहसिक और जोखिम भरी योजना थी। वह योजना किसी रचनात्मक जीनियस के मस्तिष्क में पैदा नहीं हुई थी, बल्कि ठीक उस स्थलाकृति पर निर्भर थी जिसकी शर्मन ने एक युवा अधिकारी के रूप में पड़ताल की थी और उसका अध्ययन किया था। उन दिनों यह स्थान किसी सुदूरवर्ती समुद्र तट की एक निरर्थक चौकी की तरह लगता था। जहाँ कभी शर्मन एक आशंकित रहने वाले व्यक्ति थे, अब वह एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुके थे। लेकिन कई अन्य महत्वाकांक्षी लोगों के विपरीत शर्मन ने अपने बारे में बनी इस तरह की धारणा को अपने परिश्रम और आडंबरहीन प्रयासों के दम पर अर्जित किया था। जैसा कि देखने को मिला था कि उन्होंने चट्टानूगा से अटलांटा और फिर अटलांटा से समुद्र तक का सफर तय करते समय एक के बाद एक कई परंपरागत लड़ाइयों से परहेज किया था। सैन्य इतिहास का कोई भी छात्र इस बात को आसानी से समझ सकता है कि शर्मन ने यदि उद्देश्य की मजबूत भावना के स्थान पर अपने ईगो से प्रेरित आवेगों के अनुसार निर्णय लिया होता तो उसी युद्ध का परिणाम कितना अलग होता। उनके यथार्थवाद ने उन्हें दक्षिण से गुजरने वाले एक ऐसे रास्ते को देखने की अनुमति दी जिसे अन्य लोग असंभव मानते थे। युद्ध के बारे में उनका पूरा सिद्धांत जानबूझकर सीधी मुठभेड़ों से बचने या पूर्व निर्धारित युद्धों में शक्ति प्रदर्शन करने से परहेज करने पर आधारित था, और उन्होंने इस आलोचना को भी अनदेखा कर दिया जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था जिसके फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया देने के प्रलोभन में फंस जाए। उस युद्ध के अंत तक शर्मन अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक बन चुके थे, और फिर भी उन्होंने कोई सार्वजनिक पद नहीं मांगा, राजनीति के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। वे बस अपना काम करना चाहते थे और अंत में निर्धारित समय पर सेवानिवृत्ति होने की इच्छा रखते थे। उनकी उपलब्धियों और सफलता के लिए मिल रही निरंतर प्रशंसा एवं मान्यता को खारिज करते हुए उन्होंने अपने मित्र ग्रांट को चेतावनी के रूप में लिखा, अपनी स्वाभाविक प्रकृति को मत छोड़ो और अपने स्वयं के प्रति सच्चे बने रहो। यह मदहोश कर देने वाली चापलूसी और प्रशंसा उस तरह गायब हो जाएगी जिस तरह गर्मी के दिनों में समुद्र से सुहावनी हवा आती है और तेजी से चली जाती है। शर्मन के जीवनीकारों में से एक ने अपने एक उल्लेखनीय लेख में उस व्यक्ति और उसकी अनूठी उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करते हुए लिखा था, यही कारण है कि हमारे मुश्किल वक्त के इस चरण में वह हमारे लिए एक उपयुक्त मॉडल और अनुकरणीय व्यक्ति है। लीडरशिप में उच्च स्थान अर्जित करने वाले और प्रसिद्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों में दो प्रकार के लोगों को देखा जा सकता है। एक वे जो जन्म से ही स्वयं में विश्वास करने वाले होते हैं, और दूसरे वे जिनमें यह आत्मविश्वास उनकी वास्तविक उपलब्धियों के साथ साथ धीरे धीरे विकसित होता है। अंतिम प्रकार के लोगों के लिए उनकी अपनी सफलता निरंतर घटित होने वाले एक अप्रत्याशित घटनाक्रम की तरह होती है और इसके फल बहुत अधिक स्वादिष्ट होते हैं। फिर भी उन्हें संदेह की इस भयावह भावना के साथ सावधानी से चखा जाता है कि कहीं यह सब सपना तो नहीं है। उस संदेह में सच्ची विनम्रता मौजूद होती है, न कि निष्ठाहीन आत्मह्रास का दिखावा, बल्कि ग्रीक अर्थों में संयम की विनयशीलता। इसका मतलब संतुलित आचरण है, न कि ठहराव। कोई व्यक्ति यह सवाल पूछ सकता है कि यदि आपका आत्मविश्वास वास्तविक उपलब्धि पर निर्भर नहीं है तो यह किस चीज़ पर निर्भर है। बहुत बार जब हम किसी कार्य को करने की बस शुरुआत कर रहे होते हैं तो जवाब ईगो के अलावा और कुछ नहीं होता है, और इसलिए हमें अक्सर बहुत तेज प्रगति के बाद विनाशकारी गिरावट देखने को मिलती है।
तो आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहेंगे? हम सभी की तरह शर्मन को अपनी प्रतिभा, महत्वाकांक्षा और अपने जोश को संतुलित करना था, खासकर जब वह युवा था। इस संघर्ष में उनकी जीत काफी हद तक यही थी कि वे अपने जीवन को बदलने वाली उन सफलताओं का प्रबंधन करने में सक्षम थे जो अंततः उनके रास्ते में आने वाली थी। यह सब शायद अजीब लगता है, जहां आइसोक्रेट्स और शेक्सपियर ने हमें आत्मनिहित, आत्मप्रेरित और सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने की सीख दी थी, वहीं हम में से अधिकांश लोगों को इसके विपरीत चीज़ों के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य हमें मान्यता पाने, किसी चीज़ के हकदार होने और हमारी भावनाओं द्वारा शासित होने पर निर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा समय था जब हमारे माता पिता और शिक्षकों ने नई पीढ़ी के सभी युवाओं के आत्मसम्मान के निर्माण पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था। उसके बाद से हमारे गुरुओं और सार्वजनिक हस्तियों की विषय वस्तु का लगभग एकमात्र उद्देश्य हमें प्रेरित करना एवं हमारा उत्साहवर्धन करना रहा है, और साथ ही हमें इस तरह से आश्वस्त करना भी रहा है कि हम जो कुछ भी हासिल करने के लिए अपना मन बना लेते हैं वह उसे हासिल भी करते हैं, हम उसे हासिल भी करते हैं। दरअसल यह हमें कमज़ोर बनाता है। हाँ, आप अपनी सारी प्रतिभा और सक्षमताओं के साथ एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लड़का या लड़की हो सकते हैं। हम इस बात को मान लेते हैं कि आपके पास भरपूर संभावनाएं और सामर्थ्य मौजूद हैं। यही कारण है कि आप उस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं जिसमें आप अभी अध्ययन कर रहे हैं। यही कारण है कि आप अपने व्यवसाय के लिए धन का प्रबंध करने में कामयाब रहे हैं, जिसे आप अभी कर रहे हैं। यही कारण है कि आपको काम पर रखा गया है या पदोन्नत किया गया है। यही कारण है कि आज आपके पास जो भी अवसर है वे आपकी झोली में आ चुके हैं। जैसा कि इरविंग बर्लिन ने कहा था, प्रतिभा केवल प्रारंभिक बिंदु है। मुद्दा यह है कि क्या आप इसका अधिकतम लाभ उठा पाएंगे, या आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। क्या आप उस ज्योति को बुझा देंगे जो अभी अभी प्रज्वलित होना शुरू हुई है? जब हम शर्मन के व्यक्तित्व पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तविकता से बहुत ही गहराई से जुड़े थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आए और उन्होंने महान कार्यों को अंजाम दिया, बिना यह महसूस किए कि वह किसी भी तरह से उस सम्मान के हकदार थे जो उन्हें मिला था। वास्तव में उन्होंने नियमित रूप से और लगातार दूसरे लोगों को निर्णय लेने दिए, और उन्होंने एक विजेता टीम में योगदान करने वाले व्यक्ति के रूप में ज़्यादा खुशी महसूस की। भले ही इसके कारण उनको खुद को कम श्रेय या कम प्रसिद्धि मिली हो, यह सोचकर दुख होता है कि हमारी युवा पीढ़ियों ने पिकेट की घुड़सवार सेना के प्रख्यात आक्रमण के बारे में तो अच्छी तरह जाना समझा है। एक कन्फेडरेट आक्रमण जो विफल हो गया था, लेकिन एक शांत, अनाकर्षक और यथार्थवादी मॉडल के रूप में शर्मन के मॉडल को भुला दिया है, या इससे भी बदतर बदनाम कर दिया है। कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने की क्षमता सभी कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। इसके बिना सुधार असंभव है, और निश्चित रूप से हमारा ईगो इस आत्म मूल्यांकन के हर कदम को मुश्किल बना देता है। अपनी प्रतिभा और ताकत पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आनंददायक होता है, लेकिन हमारी इस ताकत और प्रतिभा का स्रोत क्या है? हमारा अहंकार और हमारी आत्मलीनता हमारी प्रगति को रोक देते हैं। ऐसा ही फंतासी और विजन भी करते हैं। इस चरण में आपको स्वयं को थोड़ी दूरी से देखने का अभ्यास करना चाहिए। आपको अपने स्वयं के मस्तिष्क से बाहर निकलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अपने आप से अलग होने की क्रिया एक प्रकार से ईगो को खत्म करने की प्राकृतिक औषधि है। अपनी ऊर्जाओं को भावनाओं के आधार पर झोंक देना और अपने कार्यों पर मोहित हो जाना आसान है। कोई भी और हर आत्ममुग्ध व्यक्ति ऐसा कर सकता है। जो सबसे दुर्लभ चीज़ है वह कच्ची प्रतिभा, दक्षता या यहाँ तक कि आत्मविश्वास भी नहीं है, बल्कि वह तो विनम्रता, कठोर परिश्रम और आत्म जागरूकता जैसे गुण हैं। यदि आप अपने काम में सार्थकता और प्रामाणिकता चाहते हैं तो यह सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। यदि आप जुगनू की चमक जैसी सफलता से कुछ ज़्यादा स्थायी और महत्वपूर्ण चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आपको लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
हम सीखेंगे कि भले ही हम बड़ा सोचते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं उन कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें कदम उठाने होंगे और अपने दायरे में जीना होगा, क्योंकि हम कर्म करने वाले और सीखने पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति बनेंगे और हम मान्यता व सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह को त्याग देंगे। हमारी महत्वाकांक्षा भव्यता पर नहीं बल्कि बार बार कोशिश करने पर केंद्रित होगी। एक पैर को दूसरे से आगे रखते हुए सीखते व प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे और प्रक्रिया को पूरा समय देंगे। अपनी आक्रामकता, उग्रता, आत्मलीनता और अंतहीन आत्मप्रचार के साथ हमारे प्रतिस्पर्धियों को यह एहसास ही नहीं है कि वे अपने स्वयं के प्रयासों को कैसे खतरे में डाल रहे हैं। अपने विवेक पर कोई ध्यान नहीं देते हुए हम उस आत्मविश्वासपूर्ण जीनियस के मिथक को चुनौती देंगे जिसके लिए संदेह और आत्मनिरीक्षण विदेशी वस्तु के समान होते हैं। साथ ही साथ हम उस पीड़ित, प्रताड़ित कलाकार के मिथक को भी चुनौती देंगे जिसे अपने काम के लिए अपने स्वास्थ्य की बलि देनी होती है, जहां वे दोनों वास्तविकता और अन्य लोगों से पूरी तरह कटे हुए हैं। हम वास्तविकता और दूसरे लोगों से गहराई से जुड़ेंगे, सतर्क बनेंगे और हमारे मार्ग में आने वाली हर चीज और लोगों से सबक लेंगे। जैसा कि चर्चिल ने कहा है, तथ्य सपनों से कहीं बेहतर होते हैं। यद्यपि महानता हासिल करने के लिए हम कई अन्य लोगों के साथ एक विजन साझा करते हैं, किंतु हम इस बात को भलीभांति समझते हैं कि इसके लिए हमारा मार्ग उनके मार्ग से बहुत अलग होता है। शर्मन और आइसोक्रेट्स का अनुसरण करते हुए हम समझते हैं कि उस यात्रा में हमारा ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए जब हम सफलता प्राप्त करेंगे तो यह हमें डुबोएगी नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाएंगी। थैंक यू दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहीं पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे।